Well, hello guys, and welcome back to IBTS, and also welcome back to this lecture series of Polity, जहां हम कर रहे हैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन और आपके कंसेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग। आज हम हमारे चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के इस टॉपिक पे पहुंच गए। कौन से टॉपिक पे? इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इस चैप्टर के ये वाला टॉपिक जो है ये आपके समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए जरूरी है कि किस तरह से हमारी स्टेट्स फॉर्म होती हैं, किस तरह से हमारे पास यूनियन टेरिटरीज आती हैं। अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊं तो जब पहली बार हमारे पास स्टेट्स बनी थी तो 14 स्टेट्स बनी थी और आज हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। तो ये 14 से 28 क्यों बनी, ये इतना कन्वीनियंट क्यों है इसको बनाना, यूनियन टेरिटरीज कितनी बनी थी पहले और आज कितनी है, किस तरह से चेंज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी थी पहले, मणिपुर भी यूटी था, फिर आपका इस तरह से और भी बहुत सारी जो स्टेट्स आज जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो पहले यूनियन टेरिटरी रह चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश रह चुका है और आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलेंगे कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारे पास स्टेट्स बनी और यूनियन टेरिटरीज बनी। 1956 तक तो हमारे पास यूनियन टेरिटरी का कोई कंसेप्ट था नहीं, तो किस तरह से डिवाइडेड थी स्टेट्स वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक को। यहाँ पे हम सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा वो ये है कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास किस तरह की अरेंजमेंट थी, हमारे पास किस तरह की एंटिटीज थी। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का समझ लीजिए कि इंडिया का मैप है ये, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्टेट है, 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 ठीक है। तो इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह से डिवीजन था, क्योंकि स्टेट्स तो थी नहीं तब, यूनियन टेरिटरीज नहीं थी, तो फिर था क्या। तो उस टाइम पे हमारे पास दो चीजें होती थी, एक होता था प्रिंसली स्टेट्स और एक होते थे प्रोविंसेस। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि थे तो ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स के अंडर ही, क्योंकि हम एक कॉलोनी थे उसके पहले। 1947 के पहले हम एक कॉलोनी थे, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, लेकिन थोड़ा सा फर्क था। प्रिंसली में अगर आप देखेंगे तो प्रिंस नाम का एक शब्द आ रहा है, तो आप इससे डायरेक्टली आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स में जो है एक प्रिंस होगा और जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रिंस के थ्रू उस स्टेट पे राज करते हैं। प्रोविंसेस यानी प्रांत, तो इनमें तो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स प्रिंस के थ्रू रूल करते थे और प्रांत में तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली जो है वो रूल था। तो ये दो तरह की एंटिटीज थी हमारे पास। अच्छा, अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसके बाद क्या होता है कि एक इन प्रिंसली स्टेट्स को जो है तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं। इनको बोला जाता है कि यू हैव थ्री ऑप्शंस, 1, 2 एंड 3। या तो आप इंडिया के साथ जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए, और आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये आपके पास तीन ऑप्शंस दिए गए। हालांकि जब ये तीन ऑप्शंस दिए तो बाद में हमें रियलाइज हुआ कि इंडिपेंडेंट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा जो आपके वॉइस रहे हैं उनको ये रियलाइज हुआ कि इंडिपेंडेंट वाला ऑप्शन जो है गलत है, और उन्होंने फिर बाद में जो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश की कि या तो आप इंडिया के साथ जाइए या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा भूमिका अगर मैं बताऊं इंडिया में इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो सरदार पटेल जी की थी। कहा जाता है कि जो काम इन्होंने किया है वो शायद किसी नेता से उस टाइम पे नहीं होता, इसलिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा फेवर भी इनको ही किया जाता था। इनकी मृत्यु समय से पहले होगी, नहीं तो हो सकता था कि हमारे पास पटेल साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी आते, और बिल्कुल बेशक वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर, बहुत तगड़े प्राइम मिनिस्टर रहते हमारे पास, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स होने लगा तो हमारे पास, हमने इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें से 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो मान गई इंडिया में आने के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है हम इंडिया में आ जाएंगे और इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स बन के हम एक एंटिटी बना लेंगे जिसको हम इंडिया बोलेंगे, ठीक है। पर उसमें से जो तीन स्टेट्स हैं वो नहीं मानी। अब ये तीन कौन कौन सी है? एक तो थी जूनागढ़, एक थी आपकी हैदराबाद, और एक था आपका कश्मीर। इनमें से कुछ को इंडिपेंडेंट रहना था, इन तीनों में से कुछ को इंडिपेंडेंट रहना था, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहना था। कुछ बोल रहे थे, जूनागढ़ बोल रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हैदराबाद में भी यही कुछ बात चल रही थी कि इंडिपेंडेंट रहेंगे,
या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और भी बहुत छोटी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स थी आपकी, उनके दिमाग में भी ये सब चल रहा था कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि उनका जो है या तो उनका रूलर कोई मुस्लिम था या तो जो मेजर पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो हमारा डिवीजन भी तो इसी बेस पे हुआ था कि मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो आपकी मुस्लिम्स का जो एक देश बनेगा वो बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आए जिसमें आपको किस तरह से इनका इंटीग्रेशन हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आपको इसमें पता चले। इसमें सिर्फ आपको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा बताऊं तो जूनागढ़, और सबसे पहले हैदराबाद का देखते हैं। जूनागढ़ आपका प्रेजेंटली गुजरात में है, ठीक है। और हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में जो आपका नवाब था, ठीक है, वो जो है आपका इंडिया में जाना नहीं चाहता था। और इस टाइम पे इंडिया को हैदराबाद की जरूरत भी बहुत ज्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि हैदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था, बहुत बड़ा था हैदराबाद। और उसी के साथ साथ इसकी इकोनॉमी बहुत रिच थी, रिच बहुत था आपका हैदराबाद। इसी रिचनेस की वजह से उस टाइम पे इंडिया को हैदराबाद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्लस पॉपुलेशन जो थी वहां की वो इंडिया के साथ जाना चाहती थी। हैदराबाद की पॉपुलेशन जो थी वो इंडिया के अंदर जो है इंटीग्रेट होना चाहती थी, हालांकि नवाब को ये नहीं चाहिए था। उसी तरह से अगर आपको जूनागढ़ की बात बताऊं तो जूनागढ़ में 4/5 जो पॉपुलेशन थी, यानी 80% पॉपुलेशन जो थी वो आपकी हिंदू थी। लेकिन आपकी जो इनका हेड था, जो इनका नवाब था, जो राजा था इनका, वो इनका मुस्लिम था। तो उसका मानना ये था कि हम जो आपका गुजरात वाला एरिया है, अगर आप गुजरात वाला एरिया देखेंगे तो जूनागढ़ कहीं यहाँ जैसे है। तो उनका मानना ये था कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है समंदर से साथ में लगता है और हम ट्रेड कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हम हमारा जो है थोड़ा बहुत समंदर से बॉर्डर लगता है, तो हम अपना इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। प्लस अगर हमें कुछ करना भी हो, अगर पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन रखना हो, तो हैदराबाद से ज्यादा फीजिबल था जूनागढ़ के लिए रिलेशन रखना। वो इसलिए क्योंकि यहीं से वो ट्रेवल करके आपका कराची के साथ आपका संबंध रख सकते थे, जो कि पाकिस्तान में है। तो जूनागढ़ में भी यही चल रहा था, यहाँ भी यही चल रहा था। अब इसके ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसमें एक बात और बताऊं आपको कि जब हैदराबाद को हमारे पास मौका कब मिला इसको एनेक्स करने का या इंटीग्रेट करने का, जब वहां पे जो इनकी फोर्सेस थी, जो आपका हैदराबाद था, उनके जो नवाब थे उनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि उन्होंने अपनी एक पैरेलल मिलिट्री टाइप पैरामिलिट्री जो है वो उन्होंने अपनी खड़ी कर ली थी अलग से, और उसको बोला गया रजाकार। रजाकार, तो ये जो रजाकार थी ये एक पैरामिलिट्री फोर्स थी। और इसी से सीखते हुए और इसी से सीखते हुए, इसी जो ट्रेनिंग शेड्यूल था इन सब से सीखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि हैदराबाद में आपको नेशनल पुलिस एकेडमी भी मिल जाएगी। वो क्यों मिली? क्योंकि रजाकार जो थे, जब इन्होंने एट्रोसिटीज करना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया किसके अगेंस्ट? जो भी स्टेट में नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, हिंदूज, क्रिश्चियंस जो भी है, नॉन मुस्लिम्स जो भी थे, उनके ऊपर जब अत्याचार करना शुरू किया, फिर इंडिया की ड्यूटी बन गई कि इंडिया जो है अपने जो सिटीजन है वहां के उनकी प्रोटेक्शन करे। हालांकि अभी तक आप देखेंगे अभी तक जो है इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को एक चांस मिल गया क्योंकि रजाकार्स ने गलत कर दिया था। तो फिर यहाँ पे क्या किया गया कि पहले तो हमारे जो स्टेट है इंडिया जो है, इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनको लगा कि रजाकार्स कितने ही ज्यादा पोटेंशियल है उनमें, तो इनको हम सीधा एक पुलिस फोर्सेस भेज के इनको हरा देंगे, जो हमारी सिंपल पुलिस है उसको भेज के हरा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रजाकार जो है उन्होंने पुलिस फोर्सेस को हरा दिया, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से पीटा और बहुत बुरी तरह से हरा दिया। अब उसके बाद कोई चारा बचा नहीं, तो जब कोई चारा नहीं बचता है तो क्या आता है? तो आती आर्मी। आर्मी ने 4 दिन में लिबरेट करा दिया और हैदराबाद इंडिया में आ गया वापस। अब इन्हीं रजाकार से सीखते हुए, क्योंकि इन्होंने हमारी पुलिस की इनएफिशिएंसी को वहां पे एक्सपोज कर दिया था, इसी से सीखते हुए जो है पटेल साहब ने नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वहां पे खोल दी। प्लस जो इनका नवाब था उसको हमने बाद में गवर्नर बना दिया, ताकि एक डेमोक्रेटिक जो है रूल रहे। अब आप सोचिए कि इतनी लंबी फ्रीडम स्ट्रगल रही है और हैदराबाद में रजाकार जैसी फोर्सेस एट्रोसिटीज मचा रही हैं, तो ऑब्वियसली वहां के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि आज तो कोई ऐसा जाके कर नहीं सकता। तो इसीलिए वहां पे हमारा एनेक्सेशन करना ठीक था, और आज हैदराबाद जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है। उसी तरह जूनागढ़ में क्या था कि जूनागढ़ और कश्मीर दोनों की बात साथ में चल रही थी। जिस तरह से कश्मीर के साथ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, उसी तरह से जूनागढ़ का कुछ ना कुछ रिलेशन पाकिस्तान से था। तो यहाँ पे दलील, 2-4 तरह की दलील जो है वो दी गई। पहले तो ये बोला गया कि जब डिस्कशंस हुए तो ये बोला गया कि आप बात करते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 80% पॉपुलेशन तो हिंदू है, तो फिर तो जिस बेस पे आपने देश बनाया है आपका वो बेस ही गलत हो जाता है अगर आप जूनागढ़ को एनेक्स करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। प्लस जूनागढ़ की जो पब्लिक है वो तो चाहती है कि जो आपका, हम तो इंडिया के साथ रहें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जूनागढ़ में कुछ छोटी रियासतें थी, उन छोटी रियासतों के साथ इंडिया की जो सरकार है वो फिर से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेती। जूनागढ़ के अंदर छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेती है। अब आप सोचिए कि ये जूनागढ़ है और इसके अंदर दो रियासतों से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, तो अब तो इंडिया के जो फोर्सेज हैं उनके पास पावर है कि वो जाके यहाँ पे घेराबंदी कर सकती है। तो जैसे ही हमारी फोर्सेज अंदर आई, यहाँ का जो नवाब था वो भाग खड़ा हुआ, वो चला गया पाकिस्तान। और फिर हमने धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे सेटलमेंट करनी शुरू की और फिर हमने बाद में उसको इंटीग्रल पार्ट भी घोषित कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो था वो फिर से चुप नहीं बैठा और यूएन में जो है इसका रेजोल्यूशन लेके चला गया। यूएन में जूनागढ़ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन गया था, लेकिन हमने क्या किया कि हमने जूनागढ़ में एक चीज करवा दी जिसको मैंने आपकी टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली वीडियो में इसको कवर किया है। टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या हुआ कि हमने करा दिया रेफरेंडम। रेफरेंडम और अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बोलूं तो हमने प्लेबिसाइड करवाया था, क्योंकि जब बाउंड्री के डिस्प्यूट के लिए कोई चीज होती है तो उसमें प्लेबिसाइड का नाम आता है। तो हमने प्लेबिसाइड करवाया और यहाँ पे क्या हुआ कि हमें उम्मीद तो थी कि चलो 80% लोग जो हैं वो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, शायद 80-20 का फर्क पड़ जाएगा। अगर 1 लाख वोट पड़े तो 80,000 वोट इंडिया के होंगे और शायद 20-30 हजार आपके पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इतनी मेजोरिटी से आए जितनी मेजोरिटी से कोई आ ही नहीं सकता कभी। 99.95% लोगों ने इंडिया को वोट किया। ऑलमोस्ट 40-50 लोगों ने ही सिर्फ जो है पाकिस्तान के साथ जाने के लिए वोट किया था, पूरे पूरे जूनागढ़ में से सिर्फ 40-50 लोगों ने। सोचिए। तो इसीलिए फिर बाद में जो जूनागढ़ है वो भी हमारे अंदर जो है इंटीग्रल पार्ट बन गया। कश्मीर के बारे में तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए, बट अगर थोड़ा सा इसमें बिल्कुल ब्रीफ सा बताऊं तो इसमें जो है आर्मी की हेल्प लेनी थी राजा हरि सिंह ने, वहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर इस टाइम पे इंडिपेंडेंट टाइप स्टेट था, ठीक है। तो कश्मीर क्लेम कर रहा था कि हम इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री थी, इंडिया एक अलग कंट्री है, तो ऑलमोस्ट कश्मीर भी एक अलग कंट्री हुई। तो उस टाइम पे अगर हम बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हमला कर देते तो दैट वुड हैव बीन अ वॉर। वो एक वॉर हो जाती एक दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर, अगर हम पाकिस्तान के साथ करते तो भी और अगर कश्मीर के साथ करते तो भी। तो उसमें हमें पढ़ना नहीं था, इसीलिए हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो हमने साइन करवा लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन करवा लिया राजा हरि सिंह से, और उसी टाइम से जम्मू कश्मीर जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया। लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी वो कभी पीछे हटी नहीं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आगे आगे बनता रहा। अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये सारा जो है मामला डिसॉल्व हो जाए, बट ये मामला जो है बायलैटरल लेवल पे ही सॉल्व होना चाहिए था, लेकिन इस मामले को यूएन लेके जाया गया। यूएन ने बोला कि आप क्या करेंगे, पहले तो दो चीजें करेंगे आप। यूएन ने के सामने दो कंडीशंस रखी। एक कंडीशन तो ये है कि आप जो है अपनी अपनी फोर्सेस पीछे लेंगे, दूसरी कंडीशन की वहां पे आप रेफरेंडम करवाएंगे। फोर्सेस और रेफरेंडम, कभी फोर्सेस पीछे हटी नहीं और रेफरेंडम कभी हुआ ही नहीं। अब अपनी फोर्सेस कौन पीछे लेके जाएगा, पाकिस्तान कभी पीछे लेके जाएगा नहीं, और अगर पीछे लेके भी गया तो हमें कभी भरोसा उसका होगा नहीं कि वो सही में पीछे लेके गया है, ठीक है। तो इंडिया का तो वहां पे हक है क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, तो हम क्यों अपनी फोर्सेस पीछे लेके जाएंगे। उसी तरह से पाकिस्तान भी इसी तरह की कुछ सोच रखता है। तो पहली कंडीशन ये थी कि फोर्सेस पीछे हटेंगी, जब फोर्सेस पीछे हटे नहीं तो कभी रेफरेंडम हो नहीं पाया। तो ये बात थी। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम कि किस तरह से हमारे पास किस तरह के कमीशन आए, उन कमीशंस की क्या रिकमेंडेशन थी, क्योंकि ये सब तो आपका इसके पहले था। तो धीरे धीरे जूनागढ़, हैदराबाद और आपका कश्मीर, ये तीनों भी इंडिया में आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमारी किस तरह से हमने स्टेट्स जो है वो बनाए, उसको देखते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अब क्या होता है कि जिस तरह से हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास एनेक्सेशन हो जाता है, जो हमारी 3 प्रिंसली स्टेट्स बच गई थी उनका। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब लागू होता है, हमें पता है 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या था, एक तरह की एड हॉक, यानी कि एड हॉक का मीनिंग होता है टेम्परेरी।
टेम्परेरी जो आपकी अरेंजमेंट हमने की हुई थी पहले से, कोई चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, कोई किसी तरह का प्रोविंस था, ठीक है, तो बस हम इंटीग्रेट कर रहे थे उस टाइम पे। फिर इस एडहॉक अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए क्या था, हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने क्या किया कि जो आपका पार्ट्स हैं उन स्टेट्स को पार्ट्स में बांटने की कोशिश की कि किस तरह से हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स की स्टेट्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 4 तरह की स्टेट्स की बात की गई। एक स्टेट होगी पार्ट ए स्टेट्स, बी स्टेट्स, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स, ठीक है। तो इनमें कुछ ज्यादा फर्क था नहीं एक्चुअली, बस एक एक तरह की एडहॉक अरेंजमेंट थी। ये भी एक तरह की एडहॉक अरेंजमेंट थी। और उसके बाद जाके हम देखते हैं कि इस एडहॉक अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ तरह के कमीशंस बैठते हैं। फिर हम लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर से एक तरह की एडहॉक अरेंजमेंट कर दी। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ए स्टेट जो थी उनका जो हेड था वो होगा गवर्नर, ठीक है। और ये गवर्नर प्रोविंसेस जो थे, जो आपके पहले गवर्नर प्रोविंसेस थे, वो यहाँ पे पार्ट ए स्टेट्स में आएंगे, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है, वो इसमें आएंगे। यहाँ पे जो है आपकी जो प्रिंसली स्टेट्स वाले प्रोविंसेस हैं वो आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इसमें आएंगी। और इनका जो हेड होगा वो कौन होगा, राज प्रमुख। पार्ट सी स्टेट्स जो हैं उनमें आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, सीसीपी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। आपके उस टाइम पे चीफ कमिश्नर जो है वो आईसीएस लेवल के मेंबर होते थे, उसमें आईसीएस यानी आज क्या आईएएस। तो यानी आज जो उस टाइम पे आईएएस होते थे वो आपके चीफ कमिश्नर होते थे। कुछ प्रोविंसेस थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बनाए गए थे कुछ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तरह का चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। तो इनके ऊपर बिल्कुल तानाशाही वाला काम था कि सारी पावर्स इनके पास थी, तो ये किसी के सुनते थे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वो अब पार्ट सी स्टेट बन गए। अब सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, सिर्फ यूटी और यूटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कितनी तरह की स्टेट्स बनी इसकी बात हो रही है, ए बी सी डी स्टेट्स बनी। सी में कौन सी स्टेट्स आएंगी, अब उनका नाम स्टेट हो गया, ठीक। तो सी में कौन सी स्टेट्स आएंगी, जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। और डी में हमने एक स्टेट, हमने एक ही एंटिटी को रखा जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह की 4 स्टेट बन गई हमारे पास, 4 तरह की हमने स्टेट्स के रूप में इसको अरेंज कर दिया। अब ये भी एक तरह की एडहॉक अरेंजमेंट थी कुछ टाइम के लिए जो हमने की थी, कि हम इसको बाद में देखें किस तरह से चेंज करना है। अब जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम कर रहा था और असेंबली वाले ये सब बना रहे थे, उस टाइम पे एक जो मांग थी उसने काफी जोर पकड़ लिया। वो मांग ये थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप, लैंग्वेज के बेसिस, किसी और बेसिस पे नहीं, लैंग्वेज के बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे जो है आप प्रोविंसेस जो हैं या अब आप जो स्टेट्स बनाएंगे उसको इस तरह से रिऑर्गेनाइज करिए। तो आप देखेंगे लैंग्वेज जो है, कल्चर जो है, ये एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। आप सोचिए कि अगर आप हिमाचल में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको किस तरह के लोग चाहिए अपने पास, जो आपका कल्चर शेयर करते हो, जो आपकी लैंग्वेज शेयर करते हो। वहां से क्या होता है, यूनिटी होती है, इंटेग्रिटी बनी रहती है। और एक नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी तभी बनी रहती है जब लोअर लेवल पे, यानी सबसे निचले स्तर पे भी यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है आपकी वो बनी रहे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे हमारे को बोला गया कि आप स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करिए। इस मांग ने बहुत जोर पकड़ लिया था आपका 1950s, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कमीशन बिठाया गया, शाह कमीशन। शाह कमीशन जो था ये आपका 1966 के टाइम पे बैठा था। उसके पहले के कमीशन को हम देखेंगे पहले, फिर देखेंगे शाह कमीशन को जब स्टेट्स की बारी आई। तो जो 1948 था, 1948 में एक कमीशन बिठाया गया जो कि था एस के धर कमीशन। इस कमीशन को बोला गया कि आपका काम ये है कि आप हमें ये बताइए कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्या हम अपने जो आज की जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करें, किस तरह से जो है आपका रीअरेंजमेंट हो। तो एस के धर जो है उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये बोल दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसके बेस पे जो है आप स्टेट्स को डिवाइड कीजिए। क्योंकि बात यह है कि आपका जो इंडिया है, इंडिया का जो यूनियन है, जो आपका इंडिया का मैप है, दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, लेकिन अंदर जितने भी स्टेट्स हैं दे आर डिस्ट्रक्टिबल। इसलिए इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स को एरिया ज्यादा कम करना, उनको बढ़ाना, उनको खत्म करना, दूसरी स्टेट में मिला देना, ये सारी पावर पार्लियामेंट को दी हुई है। किसने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एस के धर ने बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के बेसिस पे आप स्टेट्स को डिवाइड कीजिए।
अगर आपको लगता है कि दिल्ली से लेके आपका पंजाब तक सारा एरिया एक ही होना चाहिए क्योंकि आपके लिए एडमिनिस्टर करना आसान हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। वैसे अगर आपको लगता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इकट्ठा ही रखना चाहिए तो आप रखिए, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के ऊपर उसको करना चाहिए, क्योंकि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस होगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें चल रही थी यूनियन के लेवल पे, आपकी बाउंड्रीज का डिस्प्यूट चल रहा था, और आपका उस तरह की पॉलिसीज भी उस टाइम पे बड़ी लिबरल पॉलिसीज थी उस टाइम पे हमारी। हम देखेंगे 62 में जाके हमारी वॉर भी हो जाती है जिसमें हम हारते भी, तो हमारी पॉलिसीज की वजह से हम हारे। और उस टाइम पे डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहे थे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका सदर्न रीजन है इंडिया का, वहां पे साउथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आप देखेंगे कुछ आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट हिंदी। इस तरह की जो था, ये चीजें जब छोटी छोटी होती हैं तो ये चीजें जब एक खबर की तरह फैलती हैं तो बहुत मतलब उनका रूप भी चेंज हो जाता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो साउथ में बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि ऐसा ना होगी जो हिंदी है वो हमारे ऊपर हावी कर ली जाए, इसलिए साउथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन करने की। एस के धर ने तो सीधा बोल दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे जो है इसको डिवाइड करो। उसके बाद क्या हुआ कि इस कमीशन का बहुत अपोज हुआ और इस डिसीजन का बहुत अपोज किया गया, और उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने खुद ही एक कमेटी बनाई। अब आप ध्यान रखिए कि जो एस के दर कमीशन है उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे बिल्कुल मत बनाओ, उसने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप बनाओ। यहाँ पे जेवीपी कमेटी जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल है और तत्ताभी सीतारमैया, ये तीन आपके जो है इसमें लीडर्स थे, इस मेंबर्स थे इस पार्टी के, इसमें जेवीपी कमीशन जो बनाया। अब ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये नाम कई बार आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम को, ठीक है। तो इन्होंने तो है आउट राइटली बोल दिया सीधा कि लैंग्वेज के बेस पे कमीशन जो है किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होगा स्टेट का, लैंग्वेज के बेस पे बिल्कुल नहीं होगा, इनका मानना ये था। अब इसके बाद तो और भी आपका जो है अपोज करना इनको और भी ज्यादा बढ़ गया, और साउथ में तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो गई। इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हमें एंड में 1953 तक आते आते इनकी बात माननी ही पड़ी और एक स्टेट को अलग से बनाना पड़ा सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस। उसके पहले क्या हुआ कि आपकी जो एक लीडर थे श्रीमलू, वो कांग्रेस के लीडर थे, ये थे आपके 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक में बैठे, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमें पॉलिटिकल प्रेशर में आके, पीपल और जो लोगों का प्रेशर है उसमें आके, प्लस जो ऑपोजिशन का प्रेशर था, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए एक स्टेट हमें बनानी पड़ी, उसका नाम था आंध्रा स्टेट। आंध्रा स्टेट ये स्टेट बनी कौन से लोगों से? तेलुगु बोलने वाले लोगों से। अब इनको अपने कल्चर पे, अपनी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादा होती है इससे। तो हम देखते हैं कि तेलुगु बोलने वाले लोगों से एक अलग स्टेट बनाएगी, आंध्र स्टेट। अब एक काम मत करना, इसको आंध्र प्रदेश समझने की कोशिश मत करना, अभी तक ये आंध्र प्रदेश बना नहीं है, अभी तक ये सिर्फ आंध्र स्टेट है। इसके बारे में एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। स्टेट ये सबसे पहली लिंग्विस्टिक स्टेट है, ये वो बनती है। तो इसके पहले इसके बाद क्या हुआ 1953 में, तो ये स्टेट, ठीक है। तो अब एक स्टेट बना दी तो बाकी स्टेट्स जो है उन्होंने भी ऑपोजिशन करना शुरू कर दिया कि अब हमारे लिए भी जो है आप लैंग्वेज के बेस पे आप डिवीजन कीजिए। उसके बाद आपका जो है जेवीपी कमीशन में जवाहरलाल नेहरू जो, उन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया था कि नहीं होगा। उसके बाद उनको एक और कमीशन बिठाना पड़ा जिसका नाम था फजल अली कमीशन। ये कमीशन जो है इसने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया, ब्रॉडली यानी मोटे मोटे तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे जो है आप बना लीजिए, मतलब उसका। पर इन्होंने ब्रॉडली बोला है, इन्होंने एक ही चीज नहीं बोली है ब्रॉडली, इन्होंने बोला, इन्होंने भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात की है। अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया में कितनी ज्यादा लैंग्वेज है, अगर हम कितनी सारी लैंग्वेज के बेस पे 100-200 टुकड़े कर दें भारत के, यानी 100-200 स्टेट्स बना दें, तो जो आपका यूनियन है वो किस तरह से उनको एडमिनिस्टर करेगा? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसलिए सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे आप नहीं बनाएंगे। यानी उन्होंने एक चीज को रिजेक्ट किया था, वो है वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला कि वन लैंग्वेज वन स्टेट अगर आप करेंगे तो आप यूनिटी और इंटेग्रिटी खो देंगे। यूनिटी और इंटेग्रिटी, तो आपको यूनिटी और इंटेग्रिटी को ध्यान में रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है, और वेलफेयर को ध्यान में रखना है। ये 3-4 अगर आपको कीवर्ड्स याद होंगे तो आप इनको किसी भी आंसर में कोट कर सकते हैं। कमीशन की रिकमेंडेशन ये थी
और आपका वो आंसर और भी ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये 3-4 पॉइंट याद रखने। इनकी ये रिकमेंडेशन थी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस देखेंगे, आप यूनिटी और इंटीग्रिटी देखेंगे किसी भी स्टेट को डिवाइड करने से पहले, आप देखेंगे कि क्या फाइनेंशियली वो स्टेट वायबल हो सकती है। मतलब ऐसा ना हो कि आप इतने छोटे एरिया वाली एंटिटी को स्टेट बना दें कि वो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर ही ना पाए और वो आपके ऊपर डिपेंड होकर रही सारी। चौथी चीज कि आपको लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। इस तरह से ही आप किसी भी स्टेट को जोड़ेंगे और तोड़ेंगे। तो फजल अली कमीशन जो है उसने रेकमेंड किया कि जो आपका पार्ट ए बी सी डी जो पार्ट है, पार्ट ए और बी में कोई खास फर्क है नहीं, तो इनके बीच में जो डिवीजन है उसको तो खत्म कर दिया जाए। और वहां से हम देखते हैं हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और पार्ट ए और बी के बीच में जो है ये डिवीजन खत्म हो जाता है। और इसकी एक और रिकमेंडेशन ये थी कि अब से स्टेट और यूटी ये दो तरह के डिवीजन होंगे, स्टेट और यूटी, यानी कुछ स्टेट्स होंगी कुछ यूटीज होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 14 स्टेट्स आती हैं और 6 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज आती हैं। जब फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी में आपके पास उस टाइम पे हिमाचल था, मणिपुर था, त्रिपुरा था। हिमाचल आपका 1971 में जाके जो है आपका स्टेट बनता है, उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा भी बन जाते हैं स्टेट। कुछ स्टेट यहाँ पे हैं जो बाद में जाके यूनियन टेरिटरी बनते हैं। आज देख रहे हैं हम जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब यूनियन टेरिटरी बनते हैं। दिल्ली का नाम चेंज किया जाता है कुछ टाइम के बाद। तो इस तरह की चीजें जो है ये होती हैं। पर यहाँ पे फजल अली कमीशन जो है 1956 की बात है, यहाँ पे जो है ये सब होना शुरू हो जाता है कि स्टेट और यूटी जो है उसमें डिवीजन हो जाता है। और आज हमारे पास 28 स्टेट है और 6 आपके पास 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों ही चीजें बड़ी हैं, यानी इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई इंटीग्रिटी नहीं है उनकी बाउंड्रीज की। उनकी बाउंड्रीज को यूनियन जब चाहे तब कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी लोगों के लिए, अगर लोगों के राइट्स छीने जाएंगे, अगर लोगों की प्रॉब्लम हो रही है उस बाउंड्री के चेंज होने से, तो आप वो चीज नहीं करेंगे अगर आपको पावर में रहना है तो। दैट इज वाई यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है उसकी चलती है। अब एक बार बस ये देखिए कि और कौन कौन सी स्टेट्स बनती है 1956 में, कौन कौन सी चीजों से मिलके, फिर जो आपकी नेक्स्ट जिस तरह से स्टेट्स बनते हैं उसको अगली वीडियो में डिस्कस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका फजल अली कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन थी 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, बट जो हमारी सेंटर है या यूनियन है उन्होंने बनाई हमारी कितनी, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। वो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना दी। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेट से क्या क्या हमारे पास बना, कौन कौन सा एरिया इकट्ठा किया गया। पहले हमारे पास बना केरला, वो हमने कोचीन और तमिलनाडु को इकट्ठा किया, केरला बना दिया। फिर हमारे पास जो आंध्रा है, पहले हमारे पास था आंध्रा स्टेट। जब हमने आंध्र स्टेट में हैदराबाद में से भी जो है तेलुगु बोलने वाले लोगों को जोड़ दिया, तो हमारे पास बन गया आंध्र प्रदेश। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है डी से मिलकर बना मध्य भारत प्लस विंध्य भारत प्लस आपका भोपाल जो कि इसकी कैपिटल है, इनसे मिलकर बना। बॉम्बे जो है आपका सौराष्ट्र और कच्छ से मिलकर बना। फिर हम देखते हैं कि बाद में ये जो है दोनों अलग हो जाते हैं। बॉम्बे जो है आपका गुजरात और मुंबई में बढ़ जाता है 1960 आते आते। फिर पंजाब, पंजाब में दो चीजें थी, एक तो था पंजाब में पेप्सो और पटियाला, इन दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया, पंजाब बना दिया गया। एक हमने नई यूटी बनाई जो कि किन किन से बनी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप जो आइलैंड्स है, ठीक है, यहाँ से मिलकर हमारे पास एक यूटी बनती है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो स्टेट्स हैं और आगे आगे किस तरह से बढ़ती हैं। अभी 14 है, 28 होंगी, कैसे हुई हैं वो देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुशांत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।